बिहार में जो प्रशांत किशोर है उनको भी अरविंद केजरीवाल के से ही संबोधित किया जा रहा है। बहुत से ऐसे विधायक हैं जो अलग अलग पार्टियों से जीत कर ऐसे ही बेकार पड़े हुए हैं, उनका सीट बुक हो गया। तो इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो ही आ गए तो फिर पता चले कि ये भी इनका भी वही हाल हो जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती क्या लग रही है जो चुनाव में बड़ी चुनौती ये है कि ये जब भी यात्रा करते हैं तो केवल डीएम आईपीएस जितने भी है वही केवल इनका कालीन बिछाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये डेमोक्रेटिक नहीं है। ही इज नीतीश कुमार इज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक सीएम ऑफ बिहार। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क। बिहार में चुनाव का माहौल है और चुनावी कवरेज करते हुए लगातार जनता के बीच जाकर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी लग रहा है। तो इन्हीं क्रम में हमें एक शिव गांधी जी मिले जो गांधी की विचारधारा को आगे प्रमोट करते हैं समाज में। कहते हैं समाज में डीलर नहीं लीडर पैदा करेंगे हम। तो इनसे ही समझेंगे कि बिहार की राजनीति को कैसे देखते हैं और बिहार में जो जिस तरह की राजनीति चल रही है इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक संपर्क के जितने भी हमारे दर्शक हैं, इवन जो भी हमारे संपादक हैं, सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना, सबको नमस्कार। अच्छा, आपने एक नाम में गांधी लगा रखा है, तो गांधी से काफ़ी प्रभावित है या फिर जनसुराजी हो गए तो प्रशांत जी से प्रभावित है? ऐसा है कि देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्र को समझने के लिए राष्ट्र पर में भ्रमण करना पड़ता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई वो पूरा शक्ति जो है मैं दिल्ली में जो एकत्रित हुआ है वो पूरे 7 लाख गांवों में बांट दूंगा। तो मुझे लगता है कि उनका कंसेप्ट यही था। उन्होंने एक बात और भी कही थी कि देखिए, आज़ादी के लिए भले ही हम लोगों ने लड़ा और कांग्रेस को सिस्टम बनाया, लेकिन आज़ादी के बाद कांग्रेस को हट जाना चाहिए, कांग्रेस को डिसेंबल कर देना चाहिए। क्योंकि असेंबल अगर हुआ था, लड़ाई लड़ा, लेकिन उसका मिसयूज लोग करेंगे, तो गांधी को ही हटा दिया गया। वो मैंने सिस्टम कांग्रेस को कहा गया था कि सत्ता में भागीदारी ना हो, आज़ादी की लड़ाई तक सीमित रहे। हाँ, तो आज़ादी की लड़ाई तक सीमित रहे। और सबसे बड़ी बात है कि वो डिसेंट्रलाइजेशन तभी होगा जब प्रत्येक गांव को भी वो पावर दिया जाएगा, एम्पावर। इसीलिए हमें लगता है कि पंचायती राज का कंसेप्ट उन्होंने दिया था और गाँव को विकसित करने की बात कही थी। लेकिन प्रधानमंत्री जो मोदी जी है वो तो कहते गांधी को फिल्म से पहले कोई नहीं जानते थे। ऐसा होता है कि देखिए, गांधी को फिल्म से देखिए, गांधी को इतना जानते थे कि उन पर पूरे विश्व के लोगों ने मिलकर फिल्म बनाया। अगर वो गांधी को गांव-गांव नहीं जानते होते तो मेरे कहने का मतलब कि इंदिरा गांधी के साथ जो गांधी लगा हुआ है वो इतना फेमस नहीं होते, क्योंकि गांधी के ऊर्जा से ही ये सत्ता चल रहा है इतना दिन। अगर इंदिरा के साथ नेहरू लग जाए, हैं, सोनिया के साथ नेहरू अगर लग जाए, तो हमें लगता है कि वो लोग सत्ता से कब का बेदखल हो जाते। और लेकिन गांधी का अर्थिंग लगा हुआ था। लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि महात्मा गांधी, वो लोग, अधिकांश लोग तो यही समझते हैं कि महात्मा गांधी के घर वाले ही वो लोग हैं जिसके वजह से सत्ता में बरकरार है। कहते नेहरू के गांधी अलग थे और महात्मा गांधी का कांग्रेस अलग था, नेहरू का कांग्रेस अलग था। ऐसा होता है ना कि देखिए, महात्मा गांधी ने कांग्रेस को कांग्रेस बनाया क्योंकि कांग्रेस को उन्होंने गांव-गांव में ले गए और वो अपने बल पे, अपने खून पसीने के बल पे, वो अपने पर्सनालिटी के बल पे वो गांव में बताया कि भाई संगठन कुछ होता है, और उन्होंने उस रूप में जिया। तो मुझे लगता है कि गांधी जी ने स्पेशल कह कि उनका व्यवहार और बोली और उनका विजन तीनों एक था, इसलिए इतना विकास हुआ। तो आप कांग्रेस की विचारधारा को छोड़ के जनसुराज से फिर प्रशांत किशोर से क्यों जुड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि कांग्रेस के विचारधारा से हम कभी भी जुड़े नहीं थे, क्योंकि आज़ादी के बाद जैसे 1971 में मेरा जन्म हुआ, उस समय हमें लगता है कि बांग्लादेश बना था, इंडिया की जीत हुई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये पार्टियों का इसलिए ये नहीं हुआ क्योंकि पार्टी जितनी भी एग्जिस्ट कर रही थी उसका जो अध्यक्ष बनने का परंपरा था वो खानदानी होता था। ये जो खानदान पॉलिटिक्स जो है उसको मैं बिल्कुल लाइक नहीं करता। वो डेमोक्रेटाइज नहीं है। वो डेमोक्रेसिक सिस्टम जो है संविधान में कुछ और है और ये दल का संविधान में कुछ और है। जितने भी दल है वो खानदानी आधार पर चल रहा है कि बाप होगा, उसके पास बेटा होगा, नहीं तो उसकी बेटी होगी, नहीं तो बीबी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो, जितने भी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं देने की वजह से कार्यकर्ता लोकसभा और विधानसभा में नहीं गए। अगर लोकसभा और विधानसभा में, सदन में अगर मान लीजिए कि कार्यकर्ता पहुंचते तो भारत की स्थिति कुछ और होती, लेकिन वो लोग पहुंचते नहीं हैं। और जो भी पार्टी चलाते हैं, पार्टी टिकट देती है वो योग्यता के आधार पर नहीं देती है। वो योग्यता का, उनकी योग्यता होती है कि क्राइम कितना किया है, ये योग्यता होती है। ये जो योग्यता होती है, उनके पास पैसा कितना है, वो पार्टी फंड में कितना डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी ईमानदार आदमी के पास ज़्यादा पैसा होगा नहीं, वो टिकट खरीद नहीं सकता है। तो 2 नंबर का काम करने वाले लोग पैसे ज़्यादा रखते हैं
चाहे वो ये क्या बोलते हैं इनकम टैक्स बचा के रखें, चाहे जैसे भी रखें। और सबसे बड़ी बात ये है, दुर्भावना ये है कि देखिएगा कि जो सत्ता में रहे हैं, जैसे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उन्हीं लोगों को सरकार चलाने के लिए दे दिया गया। जो सिविल सर्वेंट होकर सोसाइटी में कुछ नहीं कर पाए, उनको जब पार्टियां जब दे देती है, जैसा कि कल आपने देखा भी है कि भाई जो राजनयिक थे मिस्टर मनोज भारती, उनको अध्यक्ष बनाया गया पार्टी का। एक ऑप्शन ये भी डाला जी, जा कह रहे काफी पढ़े लिखे हैं, योग्य उम्मीदवार है, हैं। योग्य है, ये अच्छी बात है, उनके पास राजनयिक अनुभव भी है। लेकिन मुझे लगता है कि समाज में देखा जाए तो बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जिनको जो समाज के लिए काम किए हैं, स्ट्रगल किए हैं समाज में, और समाज को विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर पार्टी का अध्यक्ष अगर सामाजिक रूप से शिक्षित और सामाजिक कर्मठ व्यक्ति को अगर बनाया जाता और भी बेहतर होता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, उन्होंने एक चीज़ तो तोड़ा ही है कि कम से कम जमीनी लोग होते तो ज्यादा बेहतर। नहीं, असल में क्या बोलते हैं, समाज के बाद राजनीति होती है। जो सामाजिक जीवन जिया ही नहीं, शिक्षा तो सब ग्रहण करते हैं, शिक्षित होना पहला गुण है। और सामाजिक अगर होता, सामाजिक रूप में एडवांस अगर कर दिया, जैसे मान लीजिए कि प्रशांत किशोर जो है सामाजिक है, वो गांव-गांव क्यों पद यात्रा कर रहे हैं? क्योंकि वो समाज को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो एयर कंडीशन में रहा है, वो क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी वो सेकंड क्लास में और थर्ड क्लास में कि जनरल बॉगी में क्यों जाते थे? वो चाहते तो एसी में जा सकते थे, लेकिन जनरल में इसलिए गए कि लोगों की यथा स्थिति को समझने के लिए ज़्यादा कारगर होती है। तो मुझे ऐसा लगता है, हिस्टोरियन कहते हैं एक शब्द चलता है एक्सपेंसिव पॉवर्टी, यानी कि गरीब दिखने के लिए गरीब ज्यादा खर्चा करना। तो ऐसा महात्मा गांधी करते थे? नहीं, ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर वो दिखावा के लिए करते तो एक ही वस्त्र पर उस रूप में नहीं कर सकते थे। अभी दिखावा, जैसे कि मान लीजिए कि केजरीवाल साहब हैं, उन्होंने जो आम आदमी का रोल किया वो दिखावा जरूर किए। क्योंकि शर्ट को अगर मान लीजिए कि ऊपर से पहन लेना, गुलबंद रखना, और उसके बाद जो कुछ भी कहना कि भाई हम ये क्या बोलते हैं कि कभी भी हम ये नहीं लेंगे, क्या बोलते हैं कि हाई फाई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बड़ा घर नहीं लेंगे, ठीक उल्टा किए। बच्चों की कसम खाते हैं। तो वो सारा कसम खा गए लोग। तो मेरे कहने का, बापू ने जो कहा था कि सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, पहला पाप है। तो अब सिद्धांत कुछ बचा नहीं है, किसी भी नेता में कोई सिद्धांत बचा हो नहीं बचा, इसलिए कि वो कुर्सी के लिए कोई किसी से भी समझौता करने के लिए तैयार है। अपने विरोधी कहेंगे भी जनसुराज का भी यही हाल हो जाएगा। अब रही बात है कि वो कहते भी हैं, अभी भी कहते हैं, क्योंकि सारे पार्टियों से इन्होंने ये मिल के काम किया है और इनका एक्सपीरियंस भी है। अभी आपने जैसे अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री, बिहार में जो प्रशांत किशोर है उनको भी अरविंद केजरीवाल के से ही संबोधित किया जा रहा है कि बिहार के केजरीवाल साबित होंगे। लगता है इसमें मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जब नीति थी, ये जो अरविंद केजरीवाल जो है, अरविंद केजरीवाल इसलिए हाइक पे चले गए क्योंकि वो अर्थिंग नहीं लिए हुए थे, पब्लिक से उनका कोई रिलेशन नहीं था, इनकम टैक्स में थे। लेकिन उन्होंने अन्ना हजारे को हाईजेक किया, उनको बुला के सिस्टम में लाया और दिल्ली में बैठ के आंदोलन हुआ। अन्ना हजारे बहुत दिनों से भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में अपना एंटी करप्शन मूवमेंट स्टार्ट किए थे, और मैं पर्सनली उनसे अन्ना हजारे से जुड़ा था। लेकिन मैंने देखा कि ये टेक्नोक्रेट भी हैं, और सबसे बड़ी बात, टेक्नोक्रेट होने के नाते उनका डिजिटल एम्पावरमेंट उनके साथ ज़्यादा था, एक पोस्ट था ही इनकम टैक्स कमिश्नर का। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरह से उस मूवमेंट को हाईजेक किया, अब बहुत से लोग जो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, जैसे योगेंद्र यादव थे, उसके बाद प्रशांत भूषण थे, कुमार विश्वास थे, उसके बाद वो ये आनंद कुमार थे, जो वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, किरण बेदी थी, उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि लाल पगड़ी वाले जो थे, वो स्पेशल वो जो लोग ऐसे थे जो मिशन से जुड़े हुए थे। तो मुझे लगता है कि वो सारे लोगों को जो जमीन से जुड़े हुए थे उनको दरकिनार इन्होंने किया, केजरीवाल ने, और उनको हटाकर, और हमें लगता है कि आशुतोष जो थे मीडिया वाले, जो IBN 7 के हेड थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे मैंने बहुत से टैलेंटेड लोगों को इन्होंने दरकिनार किया और सर्वे सर्वा ये हुए। तो यही प्रशांत जी के लिए भी कहा जा रहा है कि आपको बताता हूँ, ये बातें आएंगी, इसलिए आएंगी क्योंकि वो आना तय है। और अभी देखिएगा सारे लोग, सारे पार्टियों के लोग भाग के आएंगे। तो मुझे लगता है कि सारे पार्टी में जो एंजॉय किए हैं वो यहाँ भाग के आएंगे, उन्हीं को तरजीह दिया जाएगा। तो ये भी सिस्टम वैसे ही हो जाएगा। तो टिकट के लोभ से ही आएंगे, टिकट के लोभ से आएंगे, काहे कि बहुत से ऐसे विधायक हैं जो अलग अलग पार्टियों से जीत कर ऐसे ही बेकार पड़े हुए हैं, उनका सीट बुक हो गया। तो इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो ही आ गए तो फिर पता चले कि ये भी, इनका भी वही हाल हो जाएगा, इस जनसुराज का भी माने जो रियल मूवमेंट है वो नहीं रह पाएगा। मेरा ये कहना है कि अब हम लोगों का ड्यूटी है कि सही लोगों को, सही आदमी के नेतृत्व में ये काम हो। अगर सही नेतृत्व में, क्योंकि प्रशांत किशोर अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं,
उन्होंने जितना करना था कैसा करना है कर ही रहे हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को हम लोगों को जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और विधानसभा और संसदीय क्षेत्र के स्तर पर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चुनौती क्या लग रही है जो चुनाव में हावी? बड़ी चुनौती ये है कि पैसे के लिए, अगर मान लीजिए कि पैसे के आधार पर अगर टिकट दिया जाता है, दूसरे पार्टियों से आए हुए लोगों को अगर टिकट दिया जाएगा, ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि वो लोग पैसे बनाए हुए हैं दूसरे पार्टियों में, काम नहीं करने की आदत पड़ी हुई है। अगर मान लीजिए कि वो पार्टी में रहे, एमएलए रहे हैं, एमपी रहे हैं, अगर वो मॉडल का काम किए होते तो उस पार्टी से भागने का और हारने का तरीका ही नहीं है। लेकिन देखेंगे कि एक एक एमपी 7-7 बार से जीते, 4-4 बार से जीते हैं। उसके क्षेत्र में जाके देखिए तो बहुत से लोगों को अभी नाम लिखने नहीं आता है, मतदाताओं को साक्षर भी नहीं किया है। तो जो आदमी अपने मतदाताओं को साक्षर नहीं बनाया है, तो साक्षर व्यक्ति शिक्षित होंगे तब जाके विकसित होगा। तो मुझे लगता है कि जो 100% हम अपने डेहरी ऑनसन को मैंने बोला है कि जो हमसे टकराएगा उसका आधा क्या हुआ, चूर चूर हो जाएगा। आपने कहा वैसे ही सारे लोग बोलते हैं कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, और मैं इसको बदल दिया हूँ, जो हमसे टकराएगा पढ़ा लिखा बन जाएगा, जो हमसे टकराएगा नाम लिखना सीख जाएगा। और मैंने बोला कि अम्मी है अल्लाह के रहमत, उनके पैर के नीचे जन्नत, लड़का लड़की का भेद मिटाओ, अम्मी को नाम लिखना सिखाओ, गांव गांव से दिल्ली जाओ, खुद से अपना देश चलाओ। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर सही लीडर होगा, शिक्षित लीडर होगा, तो कभी मतदाताओं को अंधकार में नहीं रखेगा। वो चाहेगा कि कम से कम नाम लिखना सिखा दे। पढ़े लिखे लोग तो कहते हैं कि राजनीति से दूर ही रहे, पढ़े लिखे लोग तो अच्छा पढ़े है। लिखे लोगों के माइंड में डाल दिया गया है कि पॉलिटिक्स जो है डर्टी थिंग्स है, कचरा है। तो मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि केजरीवाल भी कहते थे कि हम कचरा में जाएंगे तबे सफाई होगा, गए सफाई हुआ। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आम आदमी, सफाई दिल्ली में कुछ हुआ? मैं बताता हूं, एक चीज तो हुआ, वो सिस्टम में आए, लेकिन हमें लगता है कि कचरा साफ करने वाले लोगों को साथ में नहीं लाए। वो भाषण दिए, लेकिन कचरा साफ कौन करता? जो सामाजिक रूप में स्ट्रांग रहता वो करता। फिर वह जैसे नीतीश कुमार जी क्या है, सबसे बड़ी बात है, लालू जी के रिजीम और नीतीश जी के रिजीम को हम आपको दर्शा देना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने 15-20 साल तक शासन किया है। दोनों लोग एक आदमी डेमोक्रेटिक थे, वो मैंने पब्लिक को एम्पावर किए। उनके पब्लिक पर से उनका जो कमज़ोर हो गया हाथ, तो पकड़ कमज़ोर हो गया, तो उनके घर वालों ने अपने हाथ में पॉलिटिक्स लेके उसका मनमाना उपयोग किया। राबड़ी देवी की बात कर, हाँ, राबड़ी देवी के रिजीम में। और अभी का रिजीम जो है वहाँ पे सेल्फ मैंने जैसे बोलते हैं ना कि सेंट्रिक जो हो जाता है, सेंट्रिक हो गया, उसके बाद वंशवाद हो गया। और मुझे लगा कि भाई उनका डर ये था कि सत्ता अगर हमारे से अलग जाएगा तो वो अलग राह में चला जाएगा, पार्टी का बागडोर हमारे पास नहीं रहेगा, इसीलिए उनको मजबूरी में बनाना पड़ा। और दूसरी बात देखिए कि उनसे सीखा उन्होंने, क्या बोलते हैं कि महतो, जो झारखंड के हेमंत सोरेन ने सीखा और चंपाई जी को चांस मिला। लेकिन पार्टी वो जेल से आने के बाद ठीक वैसे ही बिना पूछे हुए, बिना डेमोक्रेटिक सिस्टम के खुद उन्होंने अपने हाथ में ले लिया सीएमशिप, जिसके वजह से उनको धक्का लगा। चंपाई जी को लगा कि हम मुख्यमंत्री हैं तो इतना जल्दी क्यों हटाया जा सकता है। तो बिहार के चुनाव में आप किसको सबसे बड़ा विरोधी मान रहे हैं, आरजेडी, भाजपा या जदयू? देखिए, और ये नीतीश कुमार के बारे में ये कहना चाहते हैं कि नीतीश जी, देखिए सबसे बड़ी बात है इनके पास हैंड नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उसको आगे कर देते हैं, आइए पीछे हो जाते हैं। इसीलिए देखिएगा ये जब भी यात्रा करते हैं तो केवल डीएम आईपीएस जितने भी है वही केवल इनका कालीन बिछाते हैं और वही लोग इनके साथ चलते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये डेमोक्रेटिक नहीं है। नीतीश कुमार इज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक सीएम ऑफ बिहार। अनडेमोक्रेटिक सीएम का विकास पुरुष के नाम से जाने, विकास पुरुष के नाम से, अगर विकास पुरुष हैं तो ये सारा पुल पुलिया इनके रेजिम में बना वो ढह क्यों रहा है? विकास पुरुष के नाम पे ये विनाश क्यों हो रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, विकास पुरुष ऐसे तो मीडिया वालों ने कह दिया है। देखिए, एक चीज़ मीडिया में भी गड़बड़ी है। क्या होता है कि मीडिया जो है वो क्या बोलते हैं कि उनका सरकार ने खुद से परसेप्शन बनाया ना कि हम 5 से पहले कुछ नहीं था, 5 के बाद हमने काम किया, तो विकास पुरुष हमारे। बात बताइए, मेरे कहने का मतलब नीतीश कुमार, नीतीश राज बोला जाता है। जैसा कि मैंने बोला था कि भारत सरकार को आप मोदी सरकार बोल रहे हैं, उसके बाद यूपी सरकार को क्या बोलते हैं कि योगी सरकार बोलते हैं, यहाँ पे नीतीश सरकार बोल रहे हैं, बिहार सरकार को नीतीश सरकार बोलते हैं। तो हमने बोला कि घर घर में शिव चर्चा हो रहा है, मेरा नाम शिव गांधी है, तो शिव सरकार क्यों नहीं हो? तो मैंने बोला कि शिव सरकार हो सकता है। तो शिव का मतलब बताया सेल्फ हेल्प इंडिया विजन, यानी जब आत्मनिर्भर भारत बनाना हो तब जाके शिव सरकार होगा, क्योंकि शिव डेमोक्रेटिक सिस्टम का नाम है, वेलफेयर का नाम है,
शिव का मतलब आपका कल्याण नाम भी होता है। शिव है और शिव की नगरी बनारस से आप चुनाव भी लड़ चुनाव चुके भी लड़े हैं, हैं। तो क्या अनुभव रहा? अनुभव यही रहा कि देखिए 1 घंटा का प्रचार किए मोदी जी, जी हमने 1 महीने का प्रचार किया। हाँ। तो 1 घंटे के प्रचार में उनका आ गया पूरा वोट, हाँ। हमारा सबसे कम वोट। हाँ। कारण यही है कि केवल वो समय नहीं दिए, मीडिया के द्वारा उनका प्रचार होता रहा। प्रचार कहीं भी थे लेकिन प्रचार होता था वहीं पे। तो मुझे लगता है ये मीडिया का रोल है। जितना भी एयर कंडीशन मीडिया है, दिन रात उन्हीं पर सारा, वो चश्मा क्या पहने, वो उनका लंगोटा क्या है, खाना क्या खाए। मेरे कहने का मतलब कि मैंने, मार्केटिंग तो प्रशांत जी भी करवा रहे थे ना 14 में। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब कि इनके पास अनुभव है। तो इन्होंने एक कहेंगे प्रशांत जी भी तो जिम्मेवार है, वही चाय पे चर्चा को 3D रैली वही करवा रहे थे। सारा कुछ अनुभव इन्होंने दिया, तबे जाके वो लोग जीते हैं। इसीलिए एक बार इन्होंने कहा था, ज्यादा जिम्मेवार प्रशांत जी हुए ना। मैं बताता हूँ प्रशांत जी के बारे में मेरा एक परसेप्शन है। इन्होंने एक बार कहा था कि संसद में जितने भी युवा हैं वो अधिकांशतः जो है क्या बोलते हैं कि राजनीतिक घराने से ही हैं। राजनीतिक घरानों से युवाओं को देखकर मुझे एक भयावह डर लगता है। तो मैंने ये किया, उनका रिमार्क में दिया कि जब प्रशांत जी जैसा अनुभवी व्यक्ति अपने कुछ पैसों के लिए या ये क्या बोलते हैं वर्चस्व के लिए, राजनीतिक वर्चस्व के लिए, जब वंशवादी उसके बाद क्या बोलते हैं नॉन डेमोक्रेटिक घरानों को और उनके बच्चों को अगर अपने हुनर से नवाजेगा, तो असाधारण क्षमता वाले साधारण परिवार के बच्चे संसद में कैसे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको वो बात याद है। इसके वजह से इन्होंने फिर से अपना पार्टी बनाया। तो बहुत खुशी की बात हमको हुई कि कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट इनके दिमाग में आया कि हम दूसरे के लिए काम करते थे, अब हम खुद के लिए एक सिस्टम बनाएंगे, तो ये मौका ज़्यादा दे सकते हैं।